आज आपके सामने मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में आपके उपस्थित हूँ। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे फिजिक्स के क्लास 12 के यूनिट 4, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस यूनिट के जब स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताया था, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद अंत में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इन चारों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अभी मैं आपको फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। एक सरफेस है, उसका एरिया ए है। इस सरफेस से पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी सरफेस से पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, और दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। जब हम डॉट को हटाएंगे तो हम लोग बी ए और कॉस थीटा लिख सकते हैं, जैसा आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। कहीं भी दो वेक्टर के बीच अगर डॉट आता है, उसको हटाने के लिए हम लोग कॉस थीटा का यूज करते हैं। तो आप फ्लक्स का दो डेफिनेशन हो गया, एक तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, और दूसरा जो फ्लक्स है वो डॉट प्रोडक्ट है बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का और ए यानी एरिया वेक्टर का। अब देखिए, इसी फिगर में से हम लोग डिफरेंट केसेस के रूप में एंगल के अनुसार फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट केसेस, सबसे पहले इफ थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस से परपेंडिकुलर पास करेंगे। ये सरफेस हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास कर रही है, यहाँ पर एरिया हो गया। तो ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा बी और ए के बीच में 0 डिग्री हो गया। तो हम इस फॉर्मूला में एंगल को अगर पुट करेंगे तो हम प्राप्त करते हैं फाई बराबर बी ए कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी ए इंटू 1 इक्वल टू बी ए। ये हो गया फाई, और हम लोग बोल सकते हैं कि इस स्थिति में मैग्नेटिक फ्लक्स का ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। ये एक केस हो गया। अब इसी में हम लोग दूसरा चेंज कर सकते हैं। अगर एंगल चेंज हो जाए तब क्या फर्क पड़ता है? तो मान लीजिए ये अभी एंगल आपके 0 डिग्री को छोड़कर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो ये फिगर भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी सरफेस पर पैरेलल पास करते हैं, इस तरह से। ये हो गया, और ये हमारा एरिया वेक्टर तो इसी तरह से परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस पर एन। अब देखिए यहाँ पर एंगल हो गया 90 डिग्री। तो अब हम फिर से फॉर्मूला में एंगल को पुट करेंगे 90 डिग्री, तो बी ए कॉस यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। अब cos 90 का वैल्यू हम सभी जानते हैं, cos 90 का वैल्यू होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग इसको 0 रखेंगे, तो ba इंटू 0, इसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा 0। अब देख रहे हैं कि पहले 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू था, तो अब 90 डिग्री पर यही वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम। दो केस हम लोगों ने देख लिया, एक थीटा बराबर 0 डिग्री और दूसरा थीटा बराबर 90 डिग्री। ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स की बात। अब मैंने आपको इसका यूनिट भी बताया था और आपको छोटा सा होमवर्क दिया था कि आप इसका यूनिट लिख के आएंगे। तो देखिए, यूनिट हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट। फाई का फॉर्मूला है बी डॉट ए। बी इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला, और ए यानी एरिया इसका आप लोगों को पता है मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर।
ये एसआई यूनिट हो गया। मैंने आपको इसी को कन्वर्ट करने के लिए कहा था सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में इसको कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है। टेस्ला, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे। टेस्ला को जब सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वैल्यू होता है गाउस, GAUSS, और मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास आ गया गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको बोला जा सकता है मैक्सवेल। अब एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। जैसा आप जानते हैं, सिंपल एग्जांपल, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये मीटर एसआई यूनिट है और सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है। तो उसी प्रकार हम इन दोनों में भी रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं वेबर, तो अब वेबर और मैक्सवेल, 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप लोग याद करेंगे और ये सारा चीज आपके नोट्स में पहले से प्रोवाइडेड है। तो वीडियो को देखने का एक तरीका है कि सबसे पहले आप अपने नोट्स को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद आप वीडियो को देखें तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये एसआई यूनिट हो गया। अब हम लोग इसका डायमेंशन निकालेंगे। यूनिट के बाद एक इंपॉर्टेंट होता है डायमेंशन। आइए देखते हैं कि डायमेंशन इसका किस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, फाई इक्वल टू बी ए। हमें बी और ए का डायमेंशन पता होगा तभी हम फाई का निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बी का डायमेंशन कैसे निकलता है। डायमेंशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो यूनिट 3 है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो बी होता है उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVP। मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज का वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड। फिर से सुनिए, मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज की वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें इन चारों में से बी का डायमेंशन निकालना है, तो हम बी को इधर रखेंगे और ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है ये एफ के नीचे आ जाएंगे डिवाइड में Q और V। अब इन सब का हम लोग डायमेंशन पहले पुट करेंगे। F यानी फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 नीचे बटा Q का डायमेंशन होता है AT, और V वेलोसिटी बहुत ही आसान है, इसका डायमेंशन होता है LT-1। अब इसको अरेंज करना है, क्या आता है देखते हैं। M, अब देखिए ध्यान से, L का पावर यहाँ 1 है, यहाँ L का पावर 1 है, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बच गया T का पावर -2, T का पावर यहाँ पर 1 और T का पावर यहाँ -1, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच जाएगा केवल L लिख सकते हैं 0, T का पावर -2, और ये जो A बच गया, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा -1। ये हमारा डायमेंशन निकल गया B का। अब हमको A का भी चाहिए, B का तो हमने निकाल लिया है। A यानी एरिया का फॉर्मूला मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से आसानी से हम लिख सकते हैं L स्क्वायर। तो अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह का डायमेंशन आ जाएगा। देखिए B का तो हमने लिख लिया है ML0, T का पावर -2, A का पावर -1। अब हमें चाहिए A का, A के लिए हम लोग पुट करेंगे L स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए ये बन जाएगा ML स्क्वायर T-2 A-1। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप नोट कर लीजिएगा। फाई का यूनिट हो गया और फाई का डायमेंशन, दोनों हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये जो हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका डेफिनेशन।
whenever magnetic flux linked का मतलब होता है जुड़ा हुआ। जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो जुड़ा हुआ है विद द कॉइल, जो मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल से जुड़ा हुआ है वो जब चेंज होता है, चेंजेस, देन EMF इज इंड्यूस्ड होना का मतलब मैंने पिछले बार आपको बताया था, फिर बता रहा हूं। इंड्यूस्ड होने का मतलब है उत्पन्न होना। EMF इज इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल। This phenomena is known as electromagnetic induction। जब कभी एक कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो उस कॉइल में EMF इंड्यूस होता है। इसी घटना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस घटना के बारे में सर्वप्रथम हमें बताया था फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने ही इस घटना के बारे में बताया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। आइए अब हम देखते हैं उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया इस घटना के संबंध में। फैराडेज एक्सपेरिमेंट। देखिए, उन्होंने एक कॉइल लिया, ये इस तरह का ऐसा कॉइल है, और इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जी, और इसके ऊपर एक बार मैग्नेट यहां पर रखा गया है। बार मैग्नेट में आप जानते हैं दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो यहां पर दो पोल मैंने बना दिया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से लिंक्ड हो जाएंगे। लिंक्ड कहने का मतलब है जुड़ जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर इस कॉइल से जुड़ गया। तो अब एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या बताया, जब हम लोग इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड्स हो गया, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, जब एक मैग्नेट को किसी कॉइल के इनसाइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक हो जाते हैं और गैल्वेनोमीटर में एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है। ये पहला हुआ। दूसरा, उन्होंने फिर इसके बाद क्या किया, इसी मैग्नेट को अब इस कॉइल से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। पहले वो डाउनवर्ड्स था, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अब ये हो जाएगा अपवर्ड्स, अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब मैग्नेट को ऊपर की ओर ले जाया गया तो क्या देखा गया, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन था वो जस्ट अपोजिट हो गया। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस तरफ से हो गया, पहले नीचे तो डिफ्लेक्शन एक निश्चित डायरेक्शन में, जब वो मैग्नेट का मोशन ऊपर हो गया तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। दो हुआ। इसके बाद उन्होंने अब क्या किया, इस मैग्नेट को तेजी से कॉइल के ऊपर नीचे मोशन किया तो देखा गया इस गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन हो गया, लार्ज डिफ्लेक्शन। जब मैग्नेट का मोशन बहुत तेजी से होता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बहुत तेजी से होता है और EMF तेजी से जनरेट होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया, यानी मैग्नेट को स्थिर रखा। तब उन्होंने पाया कि गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। और अंत में उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को स्थिर रखा परंतु कॉइल को ऊपर नीचे किया
इस बार मैग्नेट स्थिर अवस्था में है लेकिन कॉइल का पोजीशन ऊपर और नीचे हो रहा है। तब उन्होंने पाया कि उस समय वेरी स्लो डिफ्लेक्शन। इस तरह से उन्होंने हमारे सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ नियम रखे जो मैं भी आपके सामने लिखने जा रहा हूं। ये जो एक्सपेरिमेंट है इस आधार पर उन्होंने जो नियम रखे वही मैं अभी आपके सामने बता रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब कभी एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल से जुड़ा हुआ है चेंज होता है तब उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, पहला। दूसरा, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये तब तक इंड्यूस होता है जब तक मैग्नेट का मोशन होते रहता है। जब मोशन होना बंद हो जाता है तो ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद हो जाता है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो रेट चेंज ऑफ, ये जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है वो रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं E बराबर डी फाई बाई डी टी। अब देखिए इसको हम लोग विस्तार से कैसे देखते हैं, ये किस तरह से आएगा। मान लिया फाई वन जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t1। उसके बाद फाई टू ये भी हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t2। तो अब हम लोग देखेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम लोग बोलेंगे फाई टू माइनस फाई वन, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरह से चेंज इन टाइम देखेंगे तो हो जाएगा t2 माइनस t1। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ये जो फ्लक्स हो रहा है E ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी फाई टू माइनस फाई वन बटा t2 माइनस t1। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग कांस्टेंट के रूप में k देते हैं, फाई टू माइनस फाई वन बटा t2 माइनस t1। इफ इस k का वैल्यू अगर 1 लिया जाए सो E इक्वल टू हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन बटा t2 माइनस t1। ये जनरल फॉर्म हो गया। अगर इसको हम लिखना चाहे कैलकुलस के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलस, देन E इक्वल टू हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। ये हो गया ईएमएफ, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया फैराडे का लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के संबंध में। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने फैराडे के एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और उसके बाद इस जो ईएमएफ हमारे सामने प्रोड्यूस हो रहा है उसके डायरेक्शन को बताया कि ये आखिर किधर किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। और वो साइंटिस्ट थे लेंज। इन्होंने बताया कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है। वो ईएमएफ उसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है जिसके चलते हमारे कॉइल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो जिसका प्रोड्यूस हो रहा है उसी का अपोज करता है। और अपोज करने के कारण उन्होंने इस तरह से माइनस साइन को इंट्रोड्यूस किया। अब ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है
कि ईएमएफ जिसके कारण इंड्यूस हो रहा है उसी का अपोज करता है। अपोज करता है यानी कि विरोध करता है। अब लेंज ने इस संबंध में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर इसको हमारे सामने रखा। आइए अब हम देखते हैं कि लेंज ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट करके इस डेरिवेशन को हमारे सामने रखा। उन्होंने भी उसी तरह से कॉइल लिया जैसा फैराडे ने लिया था और इसको ठीक फिर उसी तरह से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। फिर इस तरह से वही मैग्नेट जो हम लोग पहले लिया था जिसमें दो पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से लिंक्ड रहेगा। और लेंज ने हमें बताया कि फ्लक्स जिसके कारण इंड्यूस हो रहा है उसी का अपोज कर रहा है। तो हम यहाँ इस फिगर से समझ सकते हैं कि यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस मैग्नेट के कारण इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेट के मोशन के कारण इंड्यूस हो रहा है। और ये जो लेंज लॉ है इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रूव दैट लेंज लॉ is based on conservation of energy। लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है उसी को हम लोग यहाँ पर डिटेल में देख रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब यहां पर पहले मैग्नेट को कॉइल के अंदर नीचे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ले जाया गया। तो जब मोशन मैग्नेट का नीचे की ओर हो रहा था तो फैराडे के अनुसार इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब लेंज ने कहा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो जिसके कारण इंड्यूस हो रहा है उसका अपोज करेगा। तो अब मैग्नेट को अपोज करने के लिए इस कॉइल के ऊपरी सिरे में यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, मैग्नेट का मोशन नीचे की ओर हो रहा है, इसका नॉर्थ पोल का फेस नीचे है और इस कॉइल के अपर फेस में नॉर्थ पोल अपने आप डेवलप हो जा रहा है। अब ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने के कारण ये मैग्नेट ऊपर जाना चाहेगा, पर हम इस मैग्नेट को नीचे ला रहे हैं, यानी हम अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। इस जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं और ये जो वर्क डन हमारा हो रहा है ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा एनर्जी के रूप में। इसके कारण ये जो मैग्नेट है यहां जो वर्क डन हो रहा है वो स्टोर हो जाएगा, इज स्टोर इन एनर्जी। ये तो एक पहला बार हो गया जब हम लोग मैग्नेट का मोशन नीचे की ओर कर रहे हैं। अब हम लोग ठीक इसका अपोजिट यानी इस मैग्नेट के मोशन को अब ऊपर की ओर किया गया, तो फिर वही बात हो गई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस कॉइल से घटना शुरू हो गया, यानी डिक्रीज हो रहा था। पहले वाले केस में वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अभी वाले केस में वो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो फिर अब मैग्नेट का मोशन ऊपर की ओर हो रहा है। यहाँ पर फैराडे के अनुसार ईएमएफ इंड्यूस होगा, परंतु लेंज ने क्या बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उस जिसके कारण होगा उसका अपोज करेंगे। अब देखिए मैग्नेट ऊपर जाना चाह रहा है, तो अब कॉइल के अपर फेस में क्या होगा, साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। अब जब साउथ पोल डेवलप हो जाएगा तो ये मैग्नेट को अपनी ओर खींचेगा, जबकि मैग्नेट का मोशन किधर है, वो तो ऊपर जाना चाह रहा है। तो फिर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट हम लोग फिर एक वर्क डन करेंगे और वर्क जो है फिर से स्टोर हो जाएगा एनर्जी के रूप में। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि जो लेंज लॉ है वो बेस्ड है यानी आधारित है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर।
क्योंकि वर्क से एनर्जी और फिर एनर्जी से वापस वर्क, ये जो है प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है। यही लेंज लॉ था। और ये जो माइनस साइन है ये हमें यही बता रहा है कि ईएमएफ जिसके कारण इंड्यूस हो रहा है उसी का ये अपोज कर रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। आशा है आप लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे और जहां भी आपको दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।